महाकाल बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के ऑब्जेक्टिव की सीरीज की। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम हिंदी मीडियम की बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर आना चाहते हैं तो वो हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को भी अपलोड कर दिया है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक रहेगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा नंबर डिडक्ट कराते हैं बच्चों के। और अगर आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से कंप्लीट करते हो तो आपका काम हो जाएगा। ये 5 मिनट की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आखिरी में मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे वीडियो लेक्चरों को देखकर। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आपका इस तरह से बनेगा। चैप्टर का नाम आप याद रखेंगे, वास्तविक संख्याएं जो है वो आपका चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर 6 नंबर का वेटेज है इसका बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं डायरेक्ट बताना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। वैसे तो आप नॉर्मल तरीके से अपन देखें तो पहली संख्या लिखिए आपके सामने 96। तो 96 को अपन 2 से काटेंगे तो जाएगा 2 चौके 8, एक इधर जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर 2 चंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा क्योंकि हमको सारे ऑब्जेक्टिव यहीं पे कवर करना है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या हमको दी है 404। तो 404 को विभाजित करेंगे तो जाएगा 2 के टेबल से, 2 दूनी 4, 0 वैसा के वैसा। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 0 वैसा के वैसा, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 101 से कट जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पेयर्स हैं वो किस किस के बन रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 का पेयर बनना है और यहाँ भी 2 का पेयर बन गया। मतलब एक 2 का पेयर बन गया और एक और 2 का पेयर बन गया, तो हमारा HCF 4 होगा। तो आपका सही आंसर कितना होगा? तो याद रखो 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल इस चीज को रट लीजिए किस तरह से सर जो है वो क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक बार अच्छे से ध्यान रखोगे तो सारी चीजें आपसे बनने लगेंगी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से चीजों को आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया हमारा HCF। सही आंसर कितना रहेगा आपका? तो सही आंसर आपका रहेगा 4, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन सारे ही आसान है, बस थोड़ा सा अटेंशन करने की जरूरत है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सरल है। 12 और 15 दोनों संख्याएं कौन से पहाड़े में आती हैं? तो याद रखो 12 और 15 दोनों ही 3 के पहाड़े में आती है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 3 आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कौन से पहाड़े में आती है? 3 के पहाड़े में आती हैं। और अगर ऐसे नहीं याद रख पा रहे हो तो याद रखो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और 15 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3 इंटू 5। तो किसका जोड़ा बन गया? 3 का जोड़ा बन गया। तो सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या पूछा है आपसे? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तो उनका LCM 8 है, तो HCF बताइए। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए क्या पूछा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और LCM 8 है तो HCF कितना होगा? कितना शानदार और कितना जानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। 1 मिनट में इसका आंसर निकाल दोगे। बस ध्यान से देखो, दो संख्याओं का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला याद है? दो संख्याओं का गुणनफल यहां लिख देता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है LCM इंटू HCF के। हमने पढ़ा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 है। ठीक है, और LCM कितना है? 8 है। चलो मैं लिखता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना दिया है? 32 दिया हुआ है। और LCM कितना दिया है? 8 दिया है। और HCF हमको क्या करना है? निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 32 है। LCM का मान 8 है और HCF हमको निकालना है। तो आ जाएगा 32 और गुणा की संख्या बटे में आ जाएगी और बराबर में आ जाएगा LCM। 8 एकम 8, 8 चुके 32 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इसका सही आंसर जो रहेगा वो 4 रहेगा। 4 पे आपको टिक लगा के आना रहेगा। 4 और 7 का HCF कितना होगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 4 और 7 दोनों संख्याएं जो है वो एक साथ किसी भी पहाड़े में नहीं आती। ना तो 2 में, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, ना 6 में, ना 7 में। ये दोनों संख्याएं एक साथ आती है किसके पहाड़े में? 1 के पहाड़े में। ये दोनों संख्याएं एक साथ आती है किसके पहाड़े में? 1 के पहाड़े में। तो ऐसी संख्याओं का HCF हमेशा सबका मालिक एक ही होगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी धनात्मक पूर्ण, ध्यान रखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक होगा। तो प्यारे बच्चे इसका सही आंसर बिल्कुल ध्यान रखना। धनात्मक पूर्णांक का बोले तो सम पूर्णांक होगा 2m। प्यारे बच्चों m की जगह पे q लिख के दे दे तो 2q लगा दीजिएगा।
और अगर मान लीजिए m लिख के दे तो 2m लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। 5, 25 और 20 के लिए एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नंबर तरीके से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं मैं, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 5, 25 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। तो पहली संख्या लिखिए 5, तो पहले बच्चों 5 को उठा लेंगे, तो 5 कौन से पाड़े से कट जाएगा, 5 के पाड़े से। फिर उसके बाद देखेंगे 20, तो 20 को अपन, अच्छा इसके बाद लिखा है 25, तो 25 को हम 5 के पाड़े से काटेंगे तो 25 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर अगली संख्या हमारे पास लिखी हुई प्यारे बच्चों 20, तो ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा। इस तरह से अपन इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे पहले तो। अब बिल्कुल ध्यान से देखने लायक बात है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 5 को मैंने काटा तो ये 5 से कट गया। उसके बाद मैंने 25 के फैक्टर्स निकाले तो 5 इंटू 5 निकले। उसके बाद मैंने 20 के फैक्टर निकाले तो 2 इंटू 2 इंटू 5 यहाँ पे निकल गए प्यारे बच्चों। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं कि एचसीएफ कितना होगा, तो याद रखो एचसीएफ कितना होगा, तो याद रखो 5 होगा। जोड़ा किसका बन गया है प्यारे बच्चों, 5 का बन गया है, तो एचसीएफ का मान 5 हो जाएगा। अब बात करेंगे कि एलसीएम कितना होगा, तो जिसका जोड़ा बना पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद बची हुई संख्या को लिख देंगे 5 इंटू 2 इंटू 2। ये आपके संख्याएं इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एचसीएफ को लिखेंगे, तो एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि जोड़ा किसका बना था, 5 का बना था। उसके बाद में सबसे पहले मैंने 5 को लिखा, सबसे पहले मैंने 5 को लिखा। 5 को लिखने के बाद जो संख्याएं बची हुई थी उन तीनों को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 55 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 100। अब हम बात करेंगे किसका अनुपात निकालना है, हमको अनुपात निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का, है ना। तो पहले लिखाएगा एलसीएम और फिर लिखाएगा एचसीएफ, ये हमको अनुपात निकालना है। ध्यान से देखना, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो एलसीएम हो गया 100 और एचसीएफ हो गया 5, और ये कटेंगे तो कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0 वैसा के वैसे ही रह गया। ठीक है, ये आंसर है आपका 20:1। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 20:1 लगा लीजिएगा। इसमें ऑप्शंस नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पे ई नंबर डाल के लिख देता हूं, तो 20:1 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 5, 25 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना हो जाएगा, 20:1 आपका कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिया है, जिसमें आपको 12:1 आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे संख्याएं चेंज होती हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो संख्या लिखी है आपके सामने 5, 25 और 20, इसको अगर मैं 5, 15 और 20 लिख देता हूं, तो इसका रेशो निकलेगा 12:1। ये आपका सही आंसर बन जाएगा। हमने यहाँ पे 5, 25 और 20 लिया था, तो 20:1 आया था, और अगर 5, 15 और 20 लेते तो 12:1 यहाँ पे आ जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक होगा। अब ध्यान से सुनना, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक होगा, तो किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक होगा प्यारे बच्चों 2q + 1। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2q + 1। इसको अपन 2m + 1 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर यही क्यों होगा, अब आपसे बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को उठा लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे q का मान 2 रख दिया, तो मुझे यहाँ पे एक विषम संख्या मिल जाएगी 5, तो विषम पूर्णांक यही बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने m का मान ले लिया 4, तो यहाँ पे एक जोड़ने पे मेरे पास आ जाएगी विषम संख्या 9, तो आपका आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, 2q + 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर m की फॉर्मेट में दे तो ऐसा लिखेंगे, आप चाहो तो 2q - 1 और 2m - 1 भी आंसर लिख सकते हो, अगर आपको ऑप्शंस में मिल जाए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। यदि HCF 65 और 117 को 65m - 117 के रूप में दर्शाया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये याद रखो, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी। यदि HCF 65, 117 को 65m - 117 के रूप में दर्शाया जाए तो m का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं ये पता करता हूं कि 65 और 117 का HCF कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, 65 और 117 का HCF 13 होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 65 और 117 का HCF जो होगा वो 13 होगा, क्योंकि 13 का पाड़ा होता है 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चुक्को 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13
नमांक 1 117 और 13 धम 130, ये होता है 13 का पूरा के पूरा टेबल प्यारे बच्चों। अब ये देखो 65 और 117 दोनों किस टेबल में आ रही हैं, 13 के पहाड़े में, तो इसका HCF कितना हो गया, 13 हो गया। अब मैंने क्या करा है, 65M और 117 को, 65M और 117 को मैंने इसको HCF को इस रूप में लिखा है, ठीक है ना। अब मैंने बोला है कि भाई यही HCF है, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, ये है। तो यहाँ पे m का ऐसा क्या मान रख दूं कि मुझे 13 मिल जाए। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे m का मान 2 रख दूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे m का मान 2 रख दूंगा तो मुझे क्या 13 मिल पाएगा, तो बिल्कुल मिलेगा। 65 का गुणा 2 में करूंगा तो 65 का गुणा 2 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 130, है ना। 65 दूनी 130 और ये हो जाएगा 117 और यहाँ पे मेरे पास 13 बच जाएगा। तो सही आंसर जो रहेगा वो 2 रहेगा, सही आंसर जो रहेगा वो 2 रहेगा। बिल्कुल आप अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी समस्याओं से विभाजित हो, इनमें से ऐसी संख्या ढूंढो जो 1 से लेके सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों सही आंसर होगा 25 20। 25 और 20 ही ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। आप लोग चाहो तो ट्राई कर लो। देखो 1 से तो पहले से विभाजित है, 2 के पहाड़े से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इधर देखो है ना, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद 1 इधर जाएगा, 2 छंग 12 0 आ जाएगा, मतलब 2 से भी विभाजित हो गई है। उसके बाद देखेंगे 25 20 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से भी हो जाएगी, 3 8 24 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 3 चौको 12 0 वैसा के वैसे ही रह जाएगा। 4 से और 5 से तो वैसे ही हो जाएगी। 6 से भी ट्राई कर लेंगे तो 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 6 कम 6 6 चुक 24, 1 इधर जाएगा, 6 दूनी 12 0 वैसा के वैसा। 7 से विभाजित करोगे तो 7 से भी विभाजित हो जाएगी, 7 या 21 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 छंग 42 0 का 0, है ना। ऐसे ही 8 9 और 10 सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो सही आंसर लगाएंगे आप 25 और 20, ये सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। इन सभी ऑब्जेक्टिव को बढ़िया तरीके से कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भाज्य बराबर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सही आंसर लगाएंगे प्यारे बच्चों, शेषफल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बिल्कुल सही आंसर है। 8 9 और 25 का HCF कितना होगा, तो याद रखो 1 होगा, क्योंकि 8 9 और 25 तीनों एक साथ किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे अपरिमेय, इरेशनल नंबर हम इसको कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है ये। √2 और √3 जो है वो भी अपरिमेय ही संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये रूट में लिखी हुई है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, √2 √3 √5 अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये रूट में लिखी हुई है। √9 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √9 को हम 3 लिख सकते हैं ना, √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो भाई ये तो परिमेय हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू b है तो ये बराबर होंगी LCM इंटू HCF के। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू b है तो वह बराबर होंगी LCM इंटू HCF के। यह आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब आ जाते हैं हम सत्य और असत्य पे, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, सारी चीजें आपको प्यारे बच्चों समझ में आ जाएंगी। क्या 2 एक अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, 2 एक अभाज्य संख्या का ही उदाहरण है। क्या 2 एक अभाज्य संख्या है, तो हम लिख देंगे बिल्कुल सही है, 2 एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो ये समझते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक की संख्याएं ही प्राकृत संख्याएं हैं। अब बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होंगी और 0 से स्टार्ट होने के बाद कहां तक जा सकती है,
अनंत तक जा सकती है। अब मेरी बात को मिलाना, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्यारे बच्चों पूरी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। ध्यान से देखो, पूरी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। तो हम लिख देंगे भाई बिल्कुल सत्य, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती ही है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं? बिल्कुल नहीं है। जीरो को देखो भाई, जीरो प्राकृत संख्याओं के अंदर नहीं आता। तो यहां पे आप लगा देंगे प्यारे बच्चों असत्य, ये हो जाएगा आपका असत्य, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के अंदर सारे संख्याएं आ जाएंगी, प्लस माइनस जितने भी इंटीजर्स हैं सारे उसके अंदर जाएंगे, डेसिमल वगैरह सभी उसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती ही है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा असत्य, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 96 और 404 का HCF, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 96 और 404 का HCF कितना होगा, 4 होगा। 96 और 404 का HCF कितना होगा प्यारे बच्चों, 96 और 404 का HCF कितना होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन 12, 25 और 9, 12, 25 और 9 का HCF कितना होगा। तो प्यारे बच्चों 12, 25 और 9 का HCF होगा 1, क्योंकि ये तीनों संख्याएं एक साथ किसी भी पहाड़े में नहीं आने वाली हैं। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो कम से कम 2 से ज्यादा पहाड़ों में आती हैं प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से ज्यादा पहाड़ों में आती हैं, जैसे कि 4 को देखो, 4 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में आ जाएगा, तो भाज्य संख्या हो गई। प्यारे बच्चों 5 को देखेंगे तो 5 1 के पहाड़े में आएगा और सिर्फ 5 के पहाड़े में आएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब मैं आपको अभाज्य संख्याओं का भी बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में भी नहीं आती, ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में भी नहीं आती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल और केवल खुद के पहाड़े में ही आएंगी या 1 के पहाड़े में आएंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, क्योंकि 8 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में आ जाएगा। इसके बाद अपन देखें तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, इस तरह की हो सकती है। और भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, उसके बाद में 10, उसके बाद में 12, ये सभी हो सकती हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्हें याद रख लीजिएगा। ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे आप याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन बनेगा सम संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सम संख्या जो 2 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या हो जाएंगे। अब आएगा विषम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या के उदाहरण हो गए। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो याद रखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। एक बार रिपीट करना चाहूंगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी सम संख्या 0 होगी, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। ये बातें आपको बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 4 और 5 का HCF होगा, 4,5 का HCF होगा, तो 4 और 5 का HCF प्यारे बच्चों 1 होगा। रट दीजिए बढ़िया तरीके से, 4 और 5 का HCF 1 होगा, अच्छी तरह से रट दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 12 का HCF कितना होगा, तो 3 होगा।
3 और 12 का HCF कितना होगा? तो प्यारे बच्चों 3 और 12 का HCF 3 ही होगा, क्योंकि 3 और 12 दोनों संख्याएं जो है वो 3 के पहाड़े में आ जाती हैं। माना कि दो संख्याएं A और B हैं, LCM और HCF इस प्रकार है, तो X और Y और A और B में संबंध बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका संबंध कुछ इस तरह से रहेगा, पहले तो दो संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे A गुणा B, और फिर बाकी की बची हुई दो संख्या लिख देंगे X गुणा Y। ये इस प्रकार का इसके अंदर संबंध हो सकता है। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये वाला जो सेक्शन है आपके चैप्टर से रिड्यूस है, इसलिए इसको करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बता देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए तैयार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिखो। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखो। यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार तरीके से जरूरी है, इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्या संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है जहां और प्राकृत संख्या है, जो कि एक प्राकृत संख्या है? प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि HCF 150 और 100 का 50 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे आपको लगाना चाहिए घर पे बैठकर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में शामिल है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 12, इनके तीनों पार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें एक बार अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। LCM और HCF ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को एकदम बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पहला पार्ट अच्छी तरह से लगा लीजिएगा और दूसरा पार्ट अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 100% आ सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करने की जरूरत है। इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी अपने 2026 की इंपॉर्टेंट वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो वहां से आसानी से देख सकते हैं। वहां से आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिल जाने वाली। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको अभी कंप्लीट की है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको एक बार करा सकता हूं रिवीजन के उसमें, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में यस कीजिएगा, तो मैं आपको इनके बचे हुए जो क्वेश्चन है जिनके ऊपर मैंने अभी रेड लाइन की है मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए।